इश्क और मुश्क कहते हैं छुपाए नहीं छुपता। जब इश्क पर जुनून बनकर सवार होता है तो इंसान अच्छे बुरे की पहचान करना भूल जाता है। एक पागल आशिक कब क्या कर बैठे ये कोई नहीं समझ सकता, और जो उसके प्यार में आड़े आता है यकीनन वो उसको अपना दुश्मन ही समझता है। आज की सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक घर जहाँ पर 3 कत्ल हुए थे और वो कत्ल इतनी बेरहमी से किए गए थे कि जिसने सुना उसकी रूह कांप उठी। लेकिन कौन था वो आशिक जिसने किए थे ये 3 कत्ल, और क्या किया था इन 3 लोगों ने उसके साथ जो वो बन बैठा एक आशिक से दरिंदा। जानते हैं आज की सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके सामने ऐसी सच्ची घटनाएं लेकर आती रहूं। आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला है काजीपुर। काजीपुर का ही एक थाना है नंदगंज। नंदगंज का एक गांव है कुसमी कला, वहीं का एक मजरा है खिलवा। 6-7 जुलाई 2024 लगभग रात के 1 बजे की बात है कि एक लड़का 16 साल का जिसका नाम होता है आशीष, वो ऑर्केस्ट्रा से अपने घर वापस लौटता है, लेकिन लाइट ऑफ होती है घर की, और जैसे वो दरवाजे से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है अचानक से ठोकर खाकर गिर जाता है। जब वो मोबाइल निकालकर जेब में से टॉर्च जलाकर देखता है तो दरवाजे के पास एक लाश पड़ी होती है, जिसको देखकर उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि ये लाश किसी और की नहीं उसके बड़े भाई की थी। जैसे तैसे वो खुद को संभालता है, आगे बढ़ता है तो देखता है कि पलंग पर उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है और पलंग के ही पास उसके पिता की लाश पड़ी हुई है जो कि लहूलुहान है। ब्लड चारों तरफ फर्श पे बिखरा हुआ है। ये सब देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो दीवाने पागलों की तरह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीखों की आवाज़ जब दूर दूर तक जाती है तो रात में सोए हुए लोग भी उठ जाते हैं और भागकर उसके घर पहुंचते हैं जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। जब गाँव वाले घर पहुँचते हैं आशीष के और वो ये मंजर देखते हैं कि एक ही घर में माता, पिता और बड़े भाई तीनों की लाशें हैं तो वो लोग भी देखकर संग रह जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया है। आशीष रो रहा था, उसको अपना होश और हवास नहीं था। इतना रो रहा था कि रोते रोते बेहोश हो जा रहा था। पास में ही आशीष के ताऊ रहते थे जिनको ये सूचना दी गई उनके छोटे भाई, भाभी और उनके भतीजे का देहांत हो चुका है। उनको किसी ने मौत के घाट इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से उतार दिया है। वो भी दौड़े भागे चले आते हैं। फिर पुलिस को इस वारदात की सूचना दी जाती है। एसपी ओमवीर, एसएचओ और भारी टीम के साथ ये उस घर में आ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस वहाँ का मंजर देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाती है कि आखिर इस घटना को कौन अंजाम दे सकता है। गांव वाले जो लोग थे उन लोगों का आक्रोश बहुत ज़्यादा था। वो लाश को भी पुलिस को हैंडओवर करने के लिए रेडी नहीं थे। वो इतना नाराज़ थे इस घटना के बाद कि वो चाहते थे कि कातिल को उसी समय उनके सामने हाजिर कर दिया जाए और वो अपने हाथों से उसको सज़ा दे सकें। लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे उनको समझाया कि आप हमें थोड़ी मोहलत दीजिए, हम इस केस की जल्द से जल्द ही इन्वेस्टिगेशन करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाई जाएगी। एसएचओ साहब और पुलिस टीम जो आती है वो गाँव वालों को समझाते हैं। समझाने के बाद उन तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर पता चलता है कि तेज़ धारदार हथियार से उनकी गर्दन काटी गई है, जिससे वो जगह पर ही मर चुके हैं। मरने वालों में परिवार का मुख्य व्यक्ति था, उसका नाम था मुंशी पिंदिर। 40 साल की उसकी पत्नी थी जिनका नाम था देवती। तीसरी लाश जो थी उनके बड़े बेटे की थी जिसका नाम था रामाशीष। ये घर में 4 लोग थे, पति, पत्नी, बड़ा बेटा और एक ही छोटा बेटा आशीष जो कि 16 साल का था। उस समय आशीष घर में नहीं था, लेकिन अगर वो घर में होता तो शायद वो भी इसी तरह से लहूलुहान लाश के रूप में ज़मीन पर पड़ा होता। ये बात जब आसपास के गांव में फैलती है तो भारी हुजूम उसके घर पर जमा हो जाता है। सोशल मीडिया में ये बात फैल जाती है तो ये केस और भी ज़्यादा तूर पकड़ने लगता है। पुलिस भी अपनी तफ्तीश में लग जाती है, हर एक एंगल को, हर एक चीज़ को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करती है कि शायद कोई ना कोई क्लू मिल सके। मृतक के बड़े भाई होते हैं यानी कि आशीष के ताऊ। गांव वाले उन पर शक जताते हैं क्योंकि गांव वाले बोलते हैं कि हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने दिया है तो कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है इस कत्ल में।
शक की बिना पर पुलिस बड़े जो ताऊ होते हैं आशीष के, उनको पकड़ लेती है। 5 और लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लग पाता क्योंकि उन लोगों का कहीं से कहीं तक इस केस में कोई हाथ नहीं था। अब आखिर ये खून उन्होंने नहीं किया था तो ये खून किया किसने था और इसकी वजह क्या थी, ये गुत्थी अभी सुलझना बाकी थी। आशीष से पूछा जाता है जब ये घटना को अंजाम दिया गया तुम कहाँ थे। आशीष बताता है कि हमारे गांव में ही एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, मैं और मेरा परिवार वहां पर गए हुए थे। काफ़ी रात हो गई तो ये सब घर लौट आए, मैं भी इनके साथ ही घर लौट आया था, लेकिन जब ये लोग सो गए मेरा मन नहीं भरा था तो मैं दोबारा से ऑर्केस्ट्रा में चला गया। लेकिन रात जब 1 बजे मैं घर लौटा तो मेरी ठोकर लगी और मैंने जब टॉर्च जला के देखा तो मुझे अपने माता पिता और बड़े भाई की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई मिली। तब पुलिस 5 टीमें बनाती है और इन टीमों को अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के लिए फैला दिया जाता है। जो गांव वाले थे वो चक्कर जाम कर रहे थे, उनको पुलिस समझाती है और बोलती है हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए, हम इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपी को हम गिरफ्तार भी करेंगे। जब आशीष ने बताया कि वो ऑर्केस्ट्रा गया था और उसके परिवार वाले भी गए थे तो वहाँ की वीडियो भी बनी हुई थी। पुलिस उस वीडियो को देखती है, जब उस वीडियो को बारीकी से चेक किया जाता है तो उसमें ये चारों जाते हुए दिखते हैं, वहाँ से वापस घर लौटते हुए भी दिखते हैं और आशीष वापस जाते हुए दिखता है और वापस घर लौटते हुए दिखता है। लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी कितना भी शातिर हो वो कुछ ना कुछ क्लू ऐसा छोड़ देता है जो उसके लिए खतरनाक साबित होता है, जो उसको सजा दिलाने के लिए काफ़ी रहता है। यहीं पर भी एक ऐसा ही सबूत पुलिस को मिल गया। पुलिस ने देखा कि वीडियो में जब आशीष अपने परिवार के साथ गया तो वो कुछ और कपड़े पहना हुआ था, लेकिन जब लौटकर आया तो उसके कपड़े कुछ और थे। पुलिस ने आशीष को बुलाया और बुलाकर पूछा कि आशीष आप ये बताओ कि जब आप ऑर्केस्ट्रा में गए थे परिवार के साथ तब आपके कपड़े दूसरे थे और बाद में गए हैं तो दूसरे थे, आपने कपड़े चेंज क्यों किए, इसका क्या रास्ता। आशीष ने बताया कि सर जब मैं अपने परिवार के साथ गया तो मैं नए कपड़े पहन कर गया था, फिर मैं अपने परिवार के साथ वापस आ गया था, आने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और जब मन नहीं लगा दोबारा जाने की इच्छा हुई तो मैं उन्हीं कपड़ों में चला गया। लेकिन पुलिस को यहाँ पर डाउट हुआ और उन्होंने आशीष से बोला कि ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन वो वाले कपड़े आप हमें ला कर दो जो कि पहले पहने थे। अब आशीष उनको कपड़े वो लौटाता भी तो कैसे लौटाता, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो बातें बनाता है, कहानियां गढ़ता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो आशीष तोते के रंग सब कुछ उगल देता है। वो बताता है सर ये कहानी है 2 साल पुरानी, मैं जब 14 साल का था 2 साल पहले से ही मैं गाँव की एक लड़की से प्यार करता था, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और मैंने उसे अपने पास से एक मोबाइल भी लेकर दिया था, मैं उससे मोबाइल पर बात किया करता था। ये बात लड़की के घर वालों को पता चल गई जिस पर उन लोगों ने बहुत एतराज़ जताया था। ये बात मैंने अपने बड़े भाई, अपनी माता और पिता को भी बताई कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब मेरे परिवार वालों ने ये बात सुनी तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये बोला कि वो गांव की बेटी है, गांव की लड़कियां बहन समान होती हैं, तुम ऐसा मत करो, गांव वाले गलत निगाह से तुम्हें देखेंगे, तुम्हें गलत समझा जाएगा। इसी वजह से गुस्से में आशीष हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा कोई साथ नहीं दे पा रहा, मेरे प्यार के सब आगे आ रहे हैं, अगर ये लोग रहे तो मुझे मेरी मोहब्बत मिलना मुश्किल है। उस पर प्यार का भूत इस तरह सवार हुआ कि उसने ना अच्छा सोचा ना बुरा, ना रिश्तों को समझा ना मर्यादाओं को, और बाजार गया, बाजार से एक घास काटने वाली खुरपी लाया, उसमें धार लगवाकर उसको तेज कराई। वो अपने घर पहुंचा, माँ खड़ी हुई थी पीछे, माँ के चुपके से खड़ा होकर उसने तेजी से माँ के गले पर वार किया। माँ तड़पकर वहीं पलंग पर गिर गई। उसके बाद पिता जब चीख सुनकर आए और अपने बेटे को देखा तो उसने पिता को भी इसी तरह से वार किया और पिता भी पलंग के पास उसी समय मर गए तड़प तड़प कर। इसके बाद भी उसकी हवस कम नहीं हुई क्योंकि उसका भूत अभी सर पर और भी बाकी सवार था प्यार का। उसको ऐसा लग रहा था अभी एक और कांटा है जो मेरे रास्ते में आ सकता है, जो कि उसका बड़ा भाई कमरे में सोया हुआ था। ये कमरे में जाता है और जाने के बाद उसी तरह से भाई की भी गर्दन पर वार करता है, लेकिन भाई विरोध करना चाहता है और विरोध करने की वजह से वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वो वहाँ से कुछ ही कदम पर भागता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता और दरवाजे तक आते आते ही उसकी भी जान निकल जाती है और वो दरवाजे के पास ही मर जाता है। जब इन तीनों को मौत के घाट उतार चुका
तब उसके दिमाग में एक प्लानिंग आती है। वो अपने कपड़े चेंज करता है क्योंकि उसके पुराने कपड़े खून में सन चुके थे, लहूलुहान हो चुके थे। उन्होंने कपड़े चेंज किए, चेंज करने के बाद दोबारा ऑर्केस्ट्रा में पहुंच गया और वहां से आने के बाद शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। ये दिखाने लगा कि उसके परिवार वालों को किसी ने मार दिया है। इसने इतने शातिर तरीके से ये खून किए थे कि उसको लग रहा था शायद मैं पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाऊंगा। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। कहते हैं कि पुलिस के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। कहते हैं कि एक गुनहगार के लिए एक छोटा सा सबूत ही उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। पुलिस को उस लड़के पे पहले भी शक हुआ था क्योंकि जो गांव का व्यक्ति था जिसकी लड़की से वो प्रेम करता था, उसने पुलिस को बताया था कि मेरे लड़की से ये प्रेम करता था और इसके खिलाफ उसके घर वाले भी थे। लेकिन पुलिस उससे एकदम इस तरह से नहीं पूछ पाती क्योंकि गांव वालों का आक्रोश बहुत ज़्यादा था। उनको लगा कि नाबालिग लड़का है, अगर हमने ऐसे ही हाथ डाला बिना सबूत के तो बवाल ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए पुलिस भी कुछ ऐसा सबूत चाह रही थी जिसकी बिना पर वो उस लड़के को पकड़ सके। आखिरकार वीडियो में एक सबूत मिला जिसकी वजह से उसको पकड़ा गया और पुलिस ने जब सख्ती की तो सब कुछ उगल दिया। इस लड़के पर चार्जशीट बनाई गई और उसको जेल भेजा गया है और जिस गंभीर धाराओं में इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है यकीनन उसके यहाँ पर इसको फांसी या फिर उम्र कैद ही मिलेगी। एक लड़की के चक्कर में उसने अपने माँ बाप, अपने बड़े भाई को तो मौत के घाट उतारा ही, खुद भी जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे या फिर फांसी पर झूलने के लिए वो तैयार है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसी जुर्म की सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।